नमस्कार। आज हम आगे शुरू करते हैं। पिछले प्लेलिस्ट में आपने हमारे 6 वीडियोस देख लिए, तो उन 6 वीडियोस में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। तो चैनल देखते समय प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और पिछले चैप्टर्स की अगर वीडियोस आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप पीछे देख सकते हैं। आज जो हम एक टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं, इसे कहते हैं संधारित्रों का संयोजन। अपने हाई स्कूल या 9th में प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। क्यों करते हैं संयोजन, कितनी विधियों से किया जा सकता है संयोजन। तो उसी से रिलेटेड ये भी है कि संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, कितनी विधियों से किया जाता है, और कब हम किस प्रकार का संयोजन प्रयोग करेंगे। तो थ्योरेटिकल पर्पस से कम न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर इसकी गहराई को जान लेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी आपको। न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम क्यों करते हैं संधारित्रों का संयोजन। तो जान लीजिए कि संधारित्रों के संयोजन का सीधा सा रीज़न है कि अगर हम कोई परिपथ बना रहे हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की धारिताएँ प्रयुक्त होती हैं, तो सभी प्रकार की धारिताओं को या सभी धारिताओं के संधारित्र को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारे पास जो संधारित्र मौजूद हैं, हम उन्हीं से प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की धारिताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि प्रतिरोधों के संयोजन की 2 विधियां थीं, ठीक उसी प्रकार संधारित्रों के संयोजन की भी 2 विधियां हैं। पहली है सीरीज में और दूसरी है पैरेलल, यानी श्रेणी क्रम में संयोजन इन सीरीज, और दूसरी है समांतर क्रम में संयोजन। दोनों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे कि श्रेणी संयोजन कब होता है, कब हम समांतर संयोजन लगाते हैं। किसी परिपथ में कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर श्रेणी संयोजन है, और कब पहचानेंगे कि यहाँ पर समांतर संयोजन है। तो इन सारी चीज़ों को बारी बारी से क्लियर कर लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी संयोजन की। श्रेणी संयोजन क्या होता है? एक सीरीज में जब सारे संधारित्र एक सीरीज में जुड़े हों। अब एक सीरीज में जुड़ने का मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये संधारित्र एक सीरीज में। ये चित्र है हमारा, डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में जो भी आवेश आ रहा है ए बिंदु की तरफ से आ रहा है। स्पष्ट है। संधारित्र के बारे में आपने पढ़ा कि संधारित्र ऐसा समायोजन है जिसमें 2 प्लेटें होती हैं, एक पर जितना आवेश होता है दूसरे पर उतना ही विपरीत आवेश होता है। तो जो भी आवेश हम इन संधारित्र को देंगे, वही आवेश दूसरे वाले संधारित्र पर जाएगा, वही आवेश तीसरे वाले संधारित्र पर, चौथे, 5वें, 6वें या अनंत तक जितने भी संधारित्र हमने यहाँ जोड़ रखे हैं। फिलहाल इस चित्र में हमने 3 संधारित्रों को जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। एक बहुत ही आसान तरीका होता है पहचानने का कि अगर आवेश विभाजित हो रहा है, जैसे ए से चला, अगर ये आवेश विभाजित हो रहा हो तो समांतर क्रम, और अगर विभाजित नहीं हो रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आवेश का विभाजन हो रहा है, आवेश किन्हीं 2 रास्तों पे जा रहा है, 3 रास्तों पे जा रहा है, बट रहा है, तो यहाँ पर आवेश बट नहीं रहा है। जो इस पे आएगा वही इस पे आएगा, वही इस पे आएगा। तो अगर आवेश का विभाजन नहीं हो रहा है तो वो सीरीज में है, वो श्रेणी क्रम में है, और अगर विभाजन हो रहा है तो फिर वो समांतर क्रम में, इन पैरेलल होते हैं। वो पैरेलल होते हैं कब? अगर विभाजित हो रहे हैं। खैर, तो 3 संधारित्र। अच्छा, एक चीज़ और, कोई बाध्यता नहीं है, 3 रखें। 1 से अधिक कितने भी संधारित्र हम रख सकते हैं। 3 संधारित्र जिनको कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3। प्रत्येक प्लेट पर धन और ऋण आवेश सब में वही दिया हुआ है। किंतु है क्या कि प्रत्येक संधारित्र की जब धारिता अलग अलग है, आवेश समान है, किंतु प्रत्येक पर विभव अलग अलग है। प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभव अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है श्रेणी संयोजन में, क्या नोटिस करना है? नोटिस ये करना है कि अगर श्रेणी संयोजन हुआ है, पहचानेंगे कैसे कि अगर आवेश का विभाजन हुआ है तो श्रेणी संयोजन फिर नहीं है। यहाँ आवेश विभाजित नहीं हुआ मतलब श्रेणी संयोजन है, और श्रेणी संयोजन में
आवेश समान और विभव अलग अलग, विभव अलग अलग होता है। जब अलग अलग विभव है तो परिणामी हम क्या निकालेंगे, परिणामी विभवांतर निकालेंगे। विभव अदिश राशि है और अदिश राशियों का परिणामी आप जानते हैं कैसे आता है, जोड़ने से आता है। तो परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, 3 जोड़े थे तो 3 ज़्यादा होते तो V4 V5 हो जाते। ठीक, तो परिणामी विभव। अब परिणामी विभवांतर चूंकि V बराबर होता है Q/C, V बराबर Q/C, तो इसके सिरों पर निकालेंगे तो V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C3। तो ये सारी वैल्यूज इस समीकरण में रख दी, तो V की जगह रखा, परिणामी विभव है तो कुल आवेश कुल धारिता, V1 की जगह सबसे Q कॉमन ले लिया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 कॉमन लेके Q काट दिया, जो बच गया वो क्या बचा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये श्रेणी संयोजन करते समय परिणामी धारिता का व्यंजक है। क्या व्यंजक आया, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई। अब मान लीजिए कि दो संधारित्र आपको दिए गए हैं, एक 10 माइक्रोफैरेड का है और एक दूसरा भी 10 माइक्रोफैरेड का है, दोनों संधारित्र 10-10 माइक्रोफैरेड के। आप जब श्रेणी संयोजन करेंगे तो 1/C बराबर 1/10 प्लस 1/10, 1/10 1/10 2/10 यानी 1/5, 1/C की वैल्यू आई 1/5, तो C की वैल्यू क्या आ गई 5। आपको जो संधारित्र दिए गए थे वो कितनी धारिता के थे, 10-10 माइक्रोफैरेड के। तुल्य धारिता क्या आई, 5 आई, यानी पहले से धारिता क्या हो गई, कम हो गई। निष्कर्ष क्या निकला कि अगर कम धारिता प्राप्त करनी हो, न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी हो, तो संयोजन कैसा होना चाहिए, श्रेणी क्रम में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, श्रेणी क्रम में होना चाहिए। जितना बड़ी धारिता होगी श्रेणी संयोजन में, वो उतनी ही न्यूनतम धारिता प्राप्त होगी। श्रेणी संयोजन करते समय उतनी ही न्यूनतम धारिता। तो श्रेणी संयोजन में 3 चीज़ें याद रखने वाली हैं। पहला, आवेश समान, विभव का मान अलग अलग। और कब लगाते हैं श्रेणी संयोजन, जब न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी हो। कब लगाते हैं, न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी हो। तो सवाल अगर कोई दिया होगा तो उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे श्रेणी संयोजन लगाएं या समांतर संयोजन लगाएं। अब आते हैं समांतर क्रम में संयोजन। इन पैरेलल क्या होता है, पैरेलल। अब देखिए जैसे कि इसमें आवेश समान था, 3 संधारित्रों को फिर से हमने जोड़ा है, पैरेलल जोड़ा है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा B है। फिर से अगर आवेश A की तरफ से आया तो फिर वो 3 भागों में बटेगा। अभी हमने आपको बताया कि अगर विभाजन नहीं हो तो श्रेणी क्रम, आवेश विभाजित हो रहा है तो समांतर क्रम। विभाजन हुआ, पहले वाले में चला गया Q1, दूसरे में Q2, तीसरे में Q3। धारिताएं इनकी क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। अब समांतर क्रम में समान क्या है, समांतर क्रम में विभव समान। समांतर क्रम में विभव समान। तो जब विभव समान है समांतर क्रम में, तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे क्या निकालेंगे, परिणामी। अब की बार तो विभव समान है तो परिणामी आवेश ज्ञात करेंगे। परिणामी आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 किसके बराबर, C1V के। Q2 किसके बराबर, C2V के। Q3 किसके बराबर, C3V के, क्योंकि सबके सिरों पर विभव V ही है। अतः Q बराबर CV, इधर V कॉमन ले लिया, C1 C2 C3। तो C बराबर क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समांतर क्रम में सूत्र आया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। निष्कर्ष कि अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए, अधिकतम धारिता अगर प्राप्त करनी है तो संयोजन किस प्रकार से होगा, समांतर क्रम में होगा। कैसे होगा, समांतर क्रम में। लेकिन वहीं यदि न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी है, अगर यदि न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी तो संयोजन कैसे होगा, श्रेणी क्रम में होगा। न्यूनतम धारिता के लिए श्रेणी संयोजन, अधिकतम धारिता के लिए समांतर संयोजन। धन्यवाद।